हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक बार हम लोग बाल गंगाधर तिलक को कंटिन्यू करने वाले हैं और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में बाल गंगाधर तिलक का जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है। साथ के साथ हम इसको दो पार्ट में पढ़ने वाले थे, बट क्वेश्चंस और कंटेंट बड़ा होने की वजह से हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आज का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। इसमें हम एंड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे और वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो आज का पार्ट नंबर 2 होने वाला है इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे कोटेशंस देखने को मिलेंगे जिनमें जिनके ऊपर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है या इनके ऊपर पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज हमेशा बनी रहती है। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। तो आज का हमारा हेडिंग है तिलक का समाज सुधार संबंधी विचार। तिलक ने समाज सुधार के लिए क्या क्या आइडियाज दिए हैं, तिलक्स थॉट्स ऑन अ सोशल रिफॉर्म्स। अब देखते हैं, सामाजिक सुधारों के संबंध में तिलक पर अक्सर प्रतिक्रियावादी या रूढ़िवादी होने का आरोप लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि समाज सुधार की बात जहां पर आती है तो तिलक जो है समाज सुधारों का विरोध करते हैं। ऐसा उन पर आरोप लगाया जाता है कि तिलक जो है समाज सुधार को लेकर रूढ़िवादी हैं, तिलक समाज में सुधार होने का विरोध करते हैं, तिलक जो है परंपरावादी हैं, तिलक जो है समाज सुधार पर जो चीज़ें हो रही हैं उन पर वो अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिएक्शन जरूर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद भी तिलक समाज सुधारवादी हैं, समाज सुधारक हैं। लेकिन सिद्धांततः तिलक जो है समाज सुधार के विरोधी नहीं थे, किंतु वे तत्कालीन सामाजिक क्रांति के विरुद्ध थे, क्योंकि जो तिलक के समय में सामाजिक क्रांति हो रही थी वह जो है एक तो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो रही थी, दूसरी बात अंग्रेजों के द्वारा जो भी सुधार किया गया वो तिलक के विचार में पूर्णतः समाज सुधार का कोई उद्देश्य उसका नहीं था। इस वजह से तिलक ने उन सामाजिक सुधारों का जो है विरोध करते हैं। तिलक इज ऑफन अक्यूज्ड ऑफ बीइंग reactionary and conservative in relation to the social reforms। अब यहाँ पर तिलक को एक रिएक्शनरी के रूप में, कंजर्वेटिज्म के रूप में, यहाँ पर सोशल रिफॉर्म के अंडर में हम उनको रख सकते हैं। बट बात करें जहाँ पर प्रिंसिपल की तो तिलक वॉज नॉट अगेंस्ट सोशल रिफॉर्म्स। तो ये सोशल रिफॉर्म के अगेंस्ट में नहीं थे, बट ही वॉज अगेंस्ट द सोशल रेवोल्यूशन ऑफ दैट टाइम। लेकिन उस समय तिलक के समय जो सोशल रिफॉर्म्स चल रहे थे, जो सोशल रेवोल्यूशन चल रहे थे, उनका कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ा बहुत अपोनेंट किया है, थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव तरीका अपनाया है। तिलक के विचार में सामाजिक परिवर्तन एकदम से नहीं होंगे, बल्कि धीरे धीरे वह शांतिमय तरीके से परिवर्तन होंगे। अब तिलक कह रहे हैं कि जो समाज में बदलाव आएगा वो अचानक से नहीं होगा, क्रांतिकारी तरीके से नहीं होगा। इसीलिए तिलक ने क्रांतिकारी तरीकों का विरोध किया और तिलक ने कहा समाज में जो बदलाव आएगा वो धीरे धीरे होगा, अचानक से नहीं होगा। प्रगतिशील शिक्षा एवं बढ़ती जागृति इस प्रकार के परिवर्तनों का मुख्य साधन होना चाहिए। तिलक कह रहे हैं कि जो समाज में परिवर्तन होगा वो शिक्षा के माध्यम से होगा, बढ़ती हुई लोगों के अंदर जागरूकता आनी चाहिए, लोगों के अंदर ज्ञान का प्रसार करना चाहिए, जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, समाज की जो बुराइयां हैं उनमें स्वयं व्यक्ति भाग ले, तब जाकर के समाज में परिवर्तन का एक जो पुनर्जागरण है वो आकर के समाहित होगा। तिलक के मत में जो सुधार ऊपर से थोपे जाते हैं, दंड के भय पर आधारित होते हैं, वे यांत्रिक होते हैं, जिनसे समाज व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने का खतरा भी बना रहता है। तो तिलक कह रहे हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था होती है वो अंदर से आती है हमेशा। सामाजिक परिवर्तन जो है वो अंदरूनी होता है, ना कि बाहरी। तिलक कह रहे हैं अगर कोई भी सामाजिक सुधार बाहर से थोपा जाएगा तो वो जो है यंत्र की तरह काम करेगा, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए तिलक जो कह रहे हैं कि सुधार जो होना चाहिए वो आंतरिक होना चाहिए, लोगों के अंदर से आना चाहिए। लोगों के अंदर कब आएगा? जब उनकी जागृति होगी, उनकी बढ़ती हुई प्रकृति का या उनकी प्रगतिशील शिक्षा के अंदर जब उनको प्रगतिशील शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, जब उनके अंदर एक मनोवैज्ञानिक भावना का विकास होगा, तब जाकर के सही मायने में तिलक कह रहे हैं परिवर्तन होगा।
अदरवाइज परिवर्तन को आप या सामाजिक बदलाव को आप जबरन नहीं थोप सकते किसी के ऊपर। इन हिज ओपिनियन सोशल चेंजेस विल नॉट हैपन सडनली बट स्लोली एंड पीसफुली। अब इन्होंने कहा कि जो सोशल चेंज होगा वो स्लोली एंड पीसफुली होगा, नॉट अ सडनली। Progressive education and increasing awareness should be the main means of such changes. In his opinion, the reforms that are imposed from above and are based on the fear punishment are mechanical and pose a risk of a disintegrating the social system. चलिए आगे देखते हैं। तिलक ने हिंदू राष्ट्रवाद का समर्थन किया है इन्होंने। एम एन रॉय ने अपनी पुस्तक इंडियन ट्रांजिशन, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बुक इंपॉर्टेंट है। हालांकि एम एन रॉय हम आगे पढ़ेंगे तो एम एन रॉय में सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, बट यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है कि एम एन रॉय ने एक पुस्तक लिखी इंडियन ट्रांजिशन में लिखा है कि जब तिलक ने घोषणा की भारतीय राष्ट्रवाद शुद्ध ऐहिक नहीं हो सकता और उसका आधार सनातन हिंदू धर्म होना चाहिए, तो अखंड राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन देने वाली प्रतिक्रियावादी शक्तियों का इन्होंने भंडाफोड़ कर दिया या भंडाफोड़ हो गया। ठीक है, तो ये चीजें कोटेशंस आपको याद रखनी है। कोटेशंस में आपको कोई भी ट्रिक नहीं लगाना है, क्योंकि जो चीजें हैं उनमें आप बहुत ज्यादा ट्रिक यूज नहीं कर सकते। हाँ, बट एक गेस लगा करके चीजों को आप अपने नोट्स में अपनी चीजों को समझने में ऐड कर सकते हैं। तिलक सपोर्टेड हिंदू नेशनलिज्म। एम एन रॉय राइट्स इन हिज बुक इंडियन ट्रांजिशन दैट when Tilak declared that Indian nationalism cannot be purely secular and its basis should be सनातन हिंदू धर्म। अब यहाँ पर तिलक ने जो घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रवाद शुद्ध रूप से जो है सेकुलर नहीं हो सकता, बल्कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है वो कैसा होगा, वो बिल्कुल सनातन धर्म के आधार पर होगा, ऐसा जो है एम एन रॉय तिलक के बारे में कहते हैं। अब देखिए 3 घटनाएं जो तिलक को समाज सुधार के संबंध में प्रतिक्रियावादी व रूढ़िवादी सिद्ध करती हैं। ऐसी 3 घटनाएं हुई जिनको देख करके यह कहा जा सकता है कि तिलक जो है समाज सुधार के विरोधी थे, या तिलक ने समाज सुधार को लेकर के एक रूढ़िवादिता या कट्टरपंथी विचार को अपनाया, एक ऑर्थोडॉक्स आइडियाज को इन्होंने अडॉप्ट किया सोशल रिफॉर्म के संदर्भ में। पहला विवाद क्या था? शारदा सदन विवाद, यानी शारदा सदन को किसने बनाया था? रमाबाई ने। रमाबाई ने विधवाओं के कल्याण के लिए शारदा सदन बनाया, और इस शारदा सदन का जो है तिलक ने विरोध किया। तिलक ने विरोध इसलिए किया क्योंकि तिलक ने कहा कि शारदा सदन के माध्यम से, ध्यान देना इस बात को, शारदा सदन के माध्यम से महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ठीक है, महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो ये जो है धर्म परिवर्तन को लेकर बहुत विरोधी थे। दूसरी घटना चाय पार्टी की घटना थी जो 1890 में होती है। तीसरी घटना के संदर्भ में सम्मति आयु अधिनियम यानी कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो 1891 में आया था। ये सारी तीनों घटनाएं ऐसी थी जिनको देख करके यह कहा जा सकता है कि तिलक जो है वो समाज सुधार के संदर्भ में क्या है, ऑर्थोडॉक्स हैं या फिर रूढ़िवादी हैं। देयर आर 3 इंसिडेंट्स which prove Tilak to be reactionary and conservative with the respect to the social reforms. तो शारदा सदन, टी पार्टी इंसिडेंट एंड एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। अब एक एक करके यहां पर समझते हैं शारदा सदन विवाद क्या था, फिर उसके बाद चाय पार्टी की घटना क्या थी, फिर उसके बाद हम देखेंगे सम्मति आयु अधिनियम क्या था। ठीक है, एक एक करके यहां पर समझेंगे तो आपके लिए इजी होने वाला है। चलिए पहला देखते हैं शारदा सदन विवाद क्या है जो 1889 में आया। पंडिता रमाबाई ने अमेरिकन ईसाई मिशनरीज की सहायता से पहले बंबई और फिर पूना में विधवा आश्रम, जिसको शारदा सदन के नाम से जाना जाता है, शारदा सदन को इन्होंने खोला। ठीक है,
तिलक को यह पसंद नहीं था कि मिशनरियों के द्वारा लड़कियों का आश्रम खोला जाए, क्योंकि इस प्रकार के आश्रम जो थे वो धर्म परिवर्तन का केंद्र बन जाएगा, ऐसा तिलक को डर था। इस वजह से तिलक ने पंडिता रमाबाई के शारदा सदन, जो अमेरिकी ईसाई मिशनरीज के द्वारा यह सहायता से बनाया गया था, उसका तिलक ने विरोध किया। और तिलक ने कहा कि हमें डर है कि कहीं हिंदू लड़कियों का जो है उनका धर्म परिवर्तन ना करा दिया जाए इस मिशनरीज के द्वारा। आज भी आप लोग बहुत ज़्यादा अगर जो सिटीज़ में रहते हैं उन्होंने सुना होगा कि जो ईसाई होते हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं, वो ज़्यादातर धर्म को कन्वर्ट कराने में बिलीव करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने जो अलग धर्म थे उन्होंने अपने धर्म को चेंज किया, ईसाई में चले गए। हालांकि ये व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, उसे किस धर्म में जाना है किस धर्म में नहीं जाना है ये व्यक्ति का अपना स्वयं का मामला है, उसका स्वयं का निर्णय है। शारदा सदन कंट्रोवर्सी 1889। पंडिता रमाबाई opened a widow's home for the southern with the help of American Christian missionaries first in Bombay and then the Pune। पहले इन्होंने बंबई में खोला था, देन उसके बाद इन्होंने पुणे में इसको ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए जो शारदा सदन है ये अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज के हेल्प से बनाया गया, और तिलक को बिलीव नहीं है कि अमेरिकन मिशनरीज जो है क्रिश्चियन मिशनरीज ये बहुत अच्छा काम करेंगी इंडिया में, क्योंकि तिलक को पता था कि अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं ये हमेशा धर्म को बदलेंगी, रिलीजियंस को चेंज करने में बिलीव करती हैं। तिलक डिड नॉट लाइक द मिशनरीज ओपनिंग अ गर्ल होम बिकॉज सच एन होम वुड बिकम अ सेंटर ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन। ठीक है, तिलक अब इस मिशनरीज का विरोध कर रहे हैं कि तिलक कह रहे हैं कि ये गर्ल्स को, लड़कियों को क्या करेंगे, उनके रिलीजियस को कन्वर्जन करने में हेल्प करेंगे। इसीलिए जो है तिलक ने पंडिता रमाबाई के इस शारदा सदन का विरोध किया था। फिर आगे 21 दिसंबर 1889 को इलस्ट्रेटेड क्रिश्चियन वीकली एक पत्रिका थी, समाचार पत्र में छापा गया कि शारदा सदन में रहने वाली कुछ बालिकाओं ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, जिसका डर पहले तिलक को था ही कि जो शारदा सदन बनाया गया है ईसाई मिशनरीज के द्वारा उसमें बालिकाओं का धर्म परिवर्तन होगा। और बाद में इलस्ट्रेटेड क्रिश्चियन वीकली पत्रिका में यह प्रकाशित भी हो गया कि कुछ महिलाएं जो थी, कुछ बालिकाएं जो थी, उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार भी कर लिया। तो आप अब बताओ कितना इस तिलक जी जो है कितना सही उसको सहन करेंगे, कितना नहीं। तब यह विवाद और बढ़ गया तथा केसरी ने लोगों को शारदा सदन के प्रति सावधान रहने की चेतावनी दी तथा शारदा सदन को अप्रत्यक्ष रूप से ईसाई संस्था कहा गया। अब देखिए, अब जब ये समाचार पत्र आया कि कुछ बालिकाएं ऐसी थी जिनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, तो तिलक ने केसरी में ऐसी बातों का मेंशन किया कि ईसाई मिशनरीज से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो शारदा सदन है, शारदा सदन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, एक ईसाई संस्था है जो महिलाओं का धर्म परिवर्तन करने के लिए भारत में लाया गया है। On 21 December 1889, Illustrated Christian Weekly published a news that some girls living in the Sarda Sadan had accepted Christianity. The controversy then accelerated and Kesari warned people to be cautious about Sarda Sadan and indirectly called Sarda Sadan a Christian institution. अब देखिए, जब ये सारा इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद तिलक ने इसका बहुत ही जोरदार तरीके से विरोध किया, और तिलक ने अपनी जो केसरी मैगजीन है, इस केसरी मैगजीन के द्वारा इन्होंने बताया कि लोगों को शारदा सदन से सावधान रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शारदा सदन नहीं है, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में रिलीजियस को या रिलीजन को कन्वर्जन करने के लिए लाया गया है। ये तो पहली घटना हुई। अब दूसरी घटना क्या थी जिसकी वजह से तिलक को समाज विरोधी या रूढ़िवादी कहा जाता है? चाय पार्टी की घटना जो 1890 में हुई। 4 अक्टूबर 1890 को पूना के ईसाई मिशनरीज के घर तिलक, महादेव रानाडे तथा गोखले सहित 42 व्यक्तियों ने चाय पी ली। किसके यहाँ पे? एक क्रिश्चियन था, उसके यहाँ पर इन्होंने 42 लोगों ने चाय पी। अब जो परंपरावादी हिंदू थे उनकी नज़र में क्या हो गया, ये चाय पीना भयंकर अपराध बन गया कि तिलक, महादेव रानाडे, गोखले, इन्होंने कैसे ईसाई मिशनरीज के यहाँ पे चाय पी लिया, और ये तो बहुत बड़ा इन्होंने अपराध किया। तो इस विषय पर शंकराचार्य जो होते हैं, धर्मगुरु जिनको बोला जाता है, शंकराचार्य को
हिंदू धर्म में धर्मगुरु कहलाते हैं। इस विषय पर शंकराचार्य के धार्मिक न्यायालय में मुकदमा भी दायर किया गया। सरदार नाटू ने इसके विरोध में मुकदमे की पैरवी भी करी थी। अब देखिए, अब तिलक, महादेव रानडे, गोखले, ये इन सब ने ईसाई मिशनरीज के घर पर जाकर चाय पी लिया और इस संदर्भ में कुछ जो कट्टर परंपरावादी हिंदू थे, उन्होंने क्या किया कि शंकराचार्य के यहाँ धार्मिक न्यायालय में मुकदमा भी दर्ज करा दिया। ऑन 4 अक्टूबर 1890, 42 persons including Tilak, Mahadev Ranade and Gokhale drank tea at the house of a Christian missionaries in Pune. There was a grave crime in the eyes of Orthodox Hindus. तो ये ऑर्थोडॉक्स हिंदूज के आइज में क्या था, बहुत ही बड़ा अपराध था, भयंकर अपराध था। अ केस वाज फिल्ड इन द रिलीजियस कोर्ट ऑफ शंकराचार्य ऑन हिज मैटर। अब देखिए, बाद में तिलक ने चाय पीने को गलती माना और गलती मानकर प्रायश्चित के रूप में माफी मांग ली। यह पंच हाउस मिशन पार्टी के विवाद के नाम से भी जाना जाता है। एक है बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी ये अमेरिका की घटना है। यहां पर टी पार्टी की घटना, ये चीज अलग है, ये ईसाई मिशनरी से जुड़ा हुआ है कि ईसाई मिशनरी के यहाँ जो है तिलक, रनाडे और गोखले जैसे जो कट्टर हिंदूवादी थे, इन्होंने चाय पी ली और जिसकी वजह में कुछ कट्टरपंथी हिंदू जो थे इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं। लेटर तिलक एक्सेप्टेड दैट ड्रिंकिंग टी वाज अ मिस्टेक एंड अपोलोजाइज्ड एज अ वे ऑफ अटॉनमेंट। दिस इज नाउन एज द पंच हाउस मिशन पार्टी कंट्रोवर्सी। इसको हम, जो टी पार्टी की घटना है, टी पार्टी का विवाद है, इसको हम पंच हाउस मिशन पार्टी विवाद के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको थोड़ी सी अपने नोट्स में या अपने पीपीटीज में, जो भी आप चीज़ें, जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे भी आप चीज़ें आपको ईजी लगे, आप अपने आप को उस तरीके से हैंडल कीजिए, ठीक है। सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। 18 जनवरी 1891 को कलकत्ता में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सम्मति आयु विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसमें विवाह की आयु 10 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक प्रस्तावित किया गया था। अब इसमें हुआ क्या कि अंग्रेजों ने विवाह की आयु को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, ठीक है। तो जिसमें विवाह की आयु को 10 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक बढ़ाना सम्मिलित किया गया था। इसमें तिलक ने इसका विरोध किया, लेकिन विरोध के बाद भी यह विधेयक क्या हो गया, पारित हो गया, क्योंकि ज्यादातर जो विधेयक अंग्रेजों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते थे, वे सारे विधेयक इजिली पास हो जाते थे भारतीय विधेयकों की अपेक्षा। ऑन 18 जनवरी 1891 द एज ऑफ कंसेंट बिल वाज presented in the Imperial Legislative Council in the Calcutta, which opposed to increase the age of marriage from the 10 to 12 years. Tilak opposed it, but despite the opposition, the bill was passed. तिलक ने बहुत विरोध किया, लेकिन फिर भी बिल पास हो गया। हालांकि तिलक बाल विवाह के पक्षधर नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा ऐसे सुधार को हिंदुओं के धार्मिक रीति रिवाजों में तिलक ने हस्तक्षेप माना। तिलक ने कहा कि अंग्रेज जो जबरन सुधार करना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी मंशा है कि हिंदू रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया जाए। तो इस हिंदू रीति रिवाज की हस्तक्षेप को इन्होंने, तिलक ने विरोध किया, जबकि तिलक भी चाह रहे थे कि समाज में सुधार होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो सुधार किया गया वो कहीं ना कहीं, अंग्रेज वास्तव में सुधार नहीं करना चाहते थे, बल्कि हिंदू और मुस्लिम या भारतीय जो संप्रदाय थी, जिन भी सारे भारतीय संप्रदायों में जो है वो हस्तक्षेप करना चाहते थे। तिलक समाज सुधार के संबंध समाज सुधारों की तुलना में राजनीतिक स्वतंत्रता को ज्यादा जरूरी मानते थे। तिलक कह रहे हैं कि समाज सुधार पे ज्यादा जरूरी क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता केवल और केवल किसके पास थी, अंग्रेजों के पास थी। तो तिलक कह रहे हैं कि अंग्रेज लोग जो हैं हमें राजनीतिक स्वतंत्रता दे दे, समाज सुधार बाद में हम कर लेंगे अपने हिसाब से। तिलक के मत में संपूर्ण शक्ति देश की राजनीतिक स्वतंत्रता पर लगाई जाए, सुधार तो बाद में भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तिलक का मानना है कि संपूर्ण शक्ति देश की राजनीतिक स्वतंत्रता पर लगाई जाए। अंग्रेज के पास जो शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग अंग्रेजों के द्वारा उस शक्ति का प्रयोग करके लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए।
सुधार उधार तो सब बाद में हो जाएंगे, ये तिलक ऐसा कहते हैं। Although Tilak was not in favor of a child marriage, he considered such as a reform by the British as an interference in the religious customs of Hindus. Tilak considered political independence more important than the social reforms. तिलक ने यहाँ पर बोला कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज रेदर देन द सोशल रिफॉर्म. In Tilak's opinion, all enemy should be put on the political independence of the country. Reforms will happen later. तिलक ने आयरलैंड, बर्मा, श्रीलंका के उदाहरण से यह साबित किया कि इन देशों के समाज स्वतंत्र व प्रगतिशील है, फिर भी वे राजनीतिक रूप से परतंत्र हैं. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर तिलक ने उदाहरण दिया आयरलैंड का, श्रीलंका का, बर्मा का. यह बताया तिलक ने कि यहाँ पर समाज तो स्वतंत्र है, समाज में तो सुधार हो चुके हैं, लेकिन वहां पर राजनीतिक रूप से अभी भी जो है आयरलैंड के, श्रीलंका के और बर्मा के लोग अभी भी क्या हैं, वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं, कहीं ना कहीं वो गुलाम अभी भी हैं. तो इसीलिए जरूरी है कि राजनीतिक रूप से हमें पहले स्वतंत्र कीजिए, उसके बाद हम अपना जो है सामाजिक सुधार बाद में हम कर लेंगे. अतः समाज सुधार राजनीतिक स्वायत्तता व विकास की पूर्व शर्त नहीं है. ठीक है, समाज सुधार को इन्होंने राजनीतिक सुधार से पहले नहीं रखा. तिलक कह रहे हैं कि पहले राजनीतिक स्वायत्तता हमें मिलनी चाहिए, उसके बाद हम सामाजिक सुधार करेंगे. ठीक है, फर्स्ट नंबर पे तिलक जो है राजनीतिक स्वायत्तता को रखते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे कह रहे हैं कि हम सामाजिक सुधार जो है बाद में करेंगे. तिलक प्रूव्ड with the example of Ireland, Sri Lanka, Burma, that the societies of these countries are independent and progressive, yet they are politically independent. तिलक ने एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाया कि बर्मा को ले लीजिए आप, श्रीलंका को ले लीजिए, आयरलैंड को ले लीजिए, ये इन सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी में आपको प्रोग्रेसिव सोसाइटी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अभी भी पॉलिटिकल डिपेंडेंट यहाँ पर लोग हैं. तो इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट चाहिए, पॉलिटिकल लिबर्टी चाहिए. हेंस सोशल रिफॉर्म इज अ नॉट प्रीरिक्विजिट फॉर अ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंड डेवलपमेंट. तिलक ने ब्रिटिश सरकार द्वारा हिंदू धर्म में सुधार के लिए कानून बनाने का विरोध भी किया. तिलक कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार को कोई जरूरत नहीं है कि वे हिंदू धर्म में कोई सुधार करे, उसके लिए कोई कानून बनाए, क्योंकि तिलक कहते हैं ब्रिटिश सरकार वास्तव में कोई सुधार नहीं करना चाहती, बल्कि हिंदू धर्म में हस्तक्षेप करना चाहती है. तिलक ने पाश्चात्य सामाजिक जीवन के अंधानुकरण व ईसाईयत के प्रचार का बिल्कुल विरोध किया है. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे. तिलक ने पाश्चात्य सामाजिक जीवन के अंधानुकरण, तिलक कहते हैं हमें पाश्चात्य जीवन को बिल्कुल आंख बंद करके नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, ईसाई के प्रचार प्रसार को हमें नहीं अडॉप्ट करना चाहिए. इन्होंने कहा कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पर भारत में बैन होना चाहिए. तिलक अपोज्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट मूव टू मेक लॉ फॉर अ रिफॉर्मिंग हिंदुइज्म. तिलक अपोज्ड द ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ अ वेस्टर्न सोशल लाइफ एंड द स्प्रेड ऑफ अ क्रिश्चियनिटी. तो ये कह रहे हैं कि इस स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी का इन्होंने अपोनेंट किया, एंड इन्होंने यह भी सजेशन दिया कि हमें ब्लाइंडली जो है वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न ट्रेडिशंस को आंख बंद करके अडॉप्ट नहीं करना चाहिए. अब आगे देखते हैं तिलक के छुआछूत संबंधी विचार, अनटचेबिलिटी के ऊपर इनके क्या आइडियाज हैं तिलक के, इनको देखते हैं एक एक करके, सारी चीजों को हम समझेंगे. उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. तिलक अस्पृश्यता प्रथा के विरुद्ध थे, ये अनटचेबिलिटी को नहीं मानते थे. ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है कि विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फंक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी. भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो अस्पृश्यता के विरोध की बात करता है, अस्पृश्यता को एक अपराध मानता है, कौन सा आर्टिकल है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा. ठीक है, कमेंट वही करते हैं बच्चे जो वीडियोस को सही तरीके से देखते हैं. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-3 सेकंड वीडियो को देखते हैं, उसके बाद नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो वे, उनका मतलब यही रहता है कि वो हमेशा भटकते रहते हैं, उनको कहीं पर भी जो है अस्थायित्व तो नहीं मिलता, क्योंकि उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो अपने पूर्वाग्रह में जी रहे हैं. तो अपने पूर्वाग्रह को आप छोड़िए और नई चीज़ों को स्टार्टिंग से सीखिए.
अब देखिए, तिलक ने गणेश उत्सव के जुलूसों में नीची जातियों के लोगों को ऊंची जातियों के सदस्यों के साथ साथ अपनी गणेश प्रतिमाएं लेकर चलने की आज्ञा दी। अब आप सोच सकते हैं कि तिलक कह रहे हैं कि गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव जो उन्होंने स्टार्ट किया था, इसमें कहा तिलक ने कि गणेश उत्सव में चाहे बड़ी जाति के लोग हों चाहे छोटी जाति के लोग हों, सभी अपने गणेश की प्रतिमा को लेकर साथ में चल सकते हैं। यहाँ तक कि तिलक कहते हैं कि ऊंची जाति के लोगों के साथ नीची जाति के लोग जो हैं गणेश की प्रतिमा को लेकर साथ में चल सकते हैं। ठीक है। 1918 में लोनवाला जिला सम्मेलन के अवसर पर तिलक ने डिप्रेस्ड क्लास मिशन के मंच पर KVR शिंदे के साथ विचार विमर्श भी किया। तिलक वॉज अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनटचेबिलिटी का इन्होंने कहीं पर भी समर्थन नहीं किया, अनटचेबिलिटी का इन्होंने विरोध किया। तिलक अलाउड पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट टू कैरी देयर गणेशा आइडल्स along with the member of a higher caste and in Ganesh festival processions. On the occasion of a Lonavala district conference in 1918, Tilak held discussion with the KVR Shinde on a platform of the depressed class mission. अब इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास मिशन के प्लेटफॉर्म से KVR शिंदे के साथ मुलाकात की, डिस्कशन किया कि कैसे डिप्रेस्ड क्लास को आगे लाया जाए, कैसे जो वंचित वर्ग हैं उनको कैसे समाज की मुख्यधारा से या मेन स्ट्रीम से कैसे उनको जोड़ा जाए। अब देखते हैं तिलक के राजनीतिक चिंतन का आधार क्या है, किन किन आधारों पर तिलक का राजनीतिक चिंतन जुड़ा हुआ है। तो अगर कॉमनली बात करें तो राष्ट्रवाद जो है तिलक के राजनीतिक चिंतन का मुख्य आधार माना जाता है। ठीक है, इन सारी चीजों को एक एक करके हम यहाँ पर समझेंगे फिर से। तिलक के राजनीतिक चिंतन का आधार, तिलक में राजनीतिक चिंतन पर उनकी प्रमुख तत्वशास्त्रीय मान्यताओं का प्रभाव देखा जाता है। अब इनकी जो गीता रहस्य पुस्तक है उसमें आपको तिलक के दार्शनिक विचारों का प्रभाव दिखाई पड़ेगा, तत्वशास्त्रीय मान्यताओं का उल्लेख गीता रहस्य में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, गीता रहस्य कब लिखी गई और कहाँ लिखी गई? तो गीता रहस्य जो है ये मांडले जेल, मांडले कहाँ में है? बर्मा में है। ठीक है, बर्मा में रहते हुए यानी मांडले जेल में रहते हुए इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी। उसने राजनीतिक चिंतन में भारतीय दर्शन और आधुनिक यूरोप के राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक विचारों का समन्वय आपको तिलक के चिंतन में दिखाई पड़ेगा। एक तरफ तिलक के चिंतन में भारतीय राजनीतिक दर्शन दिखाई पड़ेगा जिसमें आध्यात्म और भारतीय दर्शन की परंपरा दिखाई पड़ेगी, तो दूसरी तरफ यूरोपीय राष्ट्रवाद की भावना भी आपको दिखाई पड़ेगी। साथ के साथ लोकतांत्रिक विचार भी आपको जो यूरोपीय पृष्ठभूमि से निकले हुए हैं वो चिंतन भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं तिलक के राजनीतिक चिंतन में यूरोप का राष्ट्रवाद, यूरोप का लोकतांत्रिकरण और भारतीय दर्शन की परंपरा दोनों का समन्वय बहुत ही भलीभांति तरीके से दिखाई पड़ेगा। तिलक वेदांती थे। तिलक के अद्वैतवाद में स्वतंत्रता की धारणा सर्वोच्चता का सिद्धांत था। अब तिलक के विचार में सर्वोच्चता का सिद्धांत जो है सर्वोपरि है। तिलक स्वराज को सर्वोपरि स्थान देते हैं, यहां तक कि तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है तिलक ने ये स्लोगन कब दिया, कब नारा दिया? ऐसी बात तिलक ने कहां पर कही, किस अधिवेशन में कही? ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को केवल वीडियो देखे जा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। द बेसिस ऑफ तिलक्स political thinking. Tilak's political thinking is influenced by his major philosophical beliefs. His political thinking is a synthesis of Indian philosophy and the nationalist and democratic ideas of a modern Europe. अब तिलक की थिंकिंग में, तिलक के पॉलिटिकल थिंकिंग में आपको एक तो इंडियन फिलॉसफी दिखाई पड़ेगी, इंडियन फिलॉसफी का आइडिया, फिर साथ के साथ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेटिक आइडियाज जो वेस्टर्न मॉडर्न यूरोप के हैं वो भी कॉन्सेप्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। तिलक वाज अ वेदांती, तिलक एज अ अद्वैत, तिलक्स अद्वैत had the principle of a supremacy of the concept of a freedom. तिलक स्वतंत्रता के मत में ईश्वरीय गुण है। तिलक कहते हैं स्वतंत्रता तिलक के मत में ईश्वरीय गुण है, व्यक्तिगत आत्मा का जीवन है।
तो ये स्वतंत्रता को बहुत ही महत्व देते हैं, क्योंकि ये मिल से भी प्रभावित हैं, मिल की स्वतंत्रता से प्रभावित हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू तिलक, फ्रीडम इज अ डिवाइन इक्वलिटी, सॉरी डिवाइन क्वालिटी, इट इज द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल्स सोल। तिलक कहते हैं कि फ्रीडम क्या है, फ्रीडम एक डिवाइन क्वालिटी है, दैवीय गुण है। ठीक है, यह इंडिविजुअल्स का सोल माना इन्होंने। ये तिलक ने कहा कि लिबर्टी क्या है, लिबर्टी इज अ इंडिविजुअल सोल। इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता जो है व्यक्तिगत या व्यक्ति की आत्मा है। अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता ही नहीं मिलेगी तो व्यक्ति के जीवन जीने का क्या फायदा। जैसे व्यक्ति के शरीर से आत्मा को निकाल लिया जाए, व्यक्ति के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वैसे ही अगर व्यक्ति को आज़ादी ना मिले, लिबर्टी ना मिले, तो व्यक्ति के जीवन का कोई महत्व नहीं है, ये तिलक कहते हैं। ठीक है, लिबर्टी के ऊपर भी इनके आइडियाज आपने देख लिए हैं। अब देखते हैं राष्ट्रवाद के ऊपर, है ना। कल किसी स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन भेजा था राष्ट्रवाद के ऊपर, तो वो क्वेश्चंस जब मैं पीपीटी बना रहा था तो मैंने उस चीज़ को उस टाइम पढ़ा था, और मैंने बिना ऑप्शन देखे बताया कि हाँ, ये राष्ट्रवाद के ऊपर जो है तिलक का विचार है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा, निष्क्रिय प्रतिरोध, है ना, ये सारी चीज़ें, उसमें 4 एलिमेंट्स दिए गए थे। अब देखिए राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म के ऊपर, तिलक का राष्ट्रवाद मूलतः सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद था। ठीक है, इन्होंने अपने देश की संस्कृति और भारतीय दर्शन में जो आध्यात्मवाद की परंपरा है, जो अद्वैतवाद का दर्शन है, उसको लेकर के इन्होंने अपने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने की बात की है। इसी कारण तिलक स्वराज को मनुष्य का अधिकार ही नहीं, बल्कि स्वराज को धर्म भी मानते हैं। ठीक है, तिलक की राष्ट्रवाद पर पाश्चात्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा है। तिलक जो है, तिलक के राष्ट्रवाद में पाश्चात्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता का विचार दिखाई पड़ेगा, प्लस तिलक के राष्ट्रवाद में आत्मनिर्णय के सिद्धांतों का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। तिलक्स नेशनलिज्म वाज अ बेसिकली cultural and spiritual nationalism. This is why Tilak considered Swaraj not only a human rights but also a religion. तिलक कह रहे हैं कि स्वराज एक ह्यूमन राइट्स नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक रिलीजन भी है। तिलक्स नेशनलिज्म वाज इन्फ्लुएंस्ड by the Western principle of a national independence and self determination. अब देखिए 1908 में उन्होंने राजद्रोह मुकदमे के संबंध में न्यायालय में जो भाषण दिया, उसमें स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल की परिभाषा को इन्होंने स्वीकार किया था, क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल भी स्वराज या स्वतंत्रता के सबसे बड़े समर्थक हैं। 1919 में तिलक ने अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार किया है। तो ये सब जो रेड में लिखे गए हैं, आप इनको किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रेड हैं ये एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, या इनके बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हमेशा रहती है। ठीक है, अब तिलक का राष्ट्रवाद दर्शन आत्मा की परम स्वतंत्रता के वेदांती आदर्श और मैजनी, बर्क और मिल और पाश्चात्य धारणा का क्या है, ये समर्थन है। क्योंकि तिलक के राष्ट्रवाद में आपको मैजनी, एडमंड बर्क और जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों का जो है एक समावेश दिखाई पड़ेगा, एक समावेशी दृष्टिकोण दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। In 1908, in a speech he gave the court regarding the sedition case, he accepted Stuart Mill's definition. In 1919, he accepted the principle of a national self-determination of American President Woodrow Wilson. अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने आत्मनिर्णय के अधिकार, आत्मनिर्णय के सिद्धांत के संदर्भ में इन्होंने 14 सूत्रीय कार्यक्रम भी दिया था। 14 सूत्रीय कार्यक्रम क्या है, ये चीजें हम जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो वहां पर चीजों को सीखेंगे। तिलक्स फिलोसफी ऑफ अ नेशनलिज्म वाज अ सिंथेसिस ऑफ अ वेदांतिक आइडल ऑफ द अल्टीमेट फ्रीडम ऑफ द सोल एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैजनी, बर्क एंड मिल एंड अदर्स। इन सारे थिंकर्स, चाहे वो मैजनी हो, चाहे बर्क हो, चाहे वो मिल हो, इन सारे वेस्टर्न थिंकर्स के कॉन्सेप्ट को मिलाकर इनका जो नेशनलिज्म है वो आगे बढ़ता है। अब ये क्वेश्चन जो मुझे किसी स्टूडेंट्स ने भेजा था व्हाट्सएप पे, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि यही वो क्वेश्चन था, है ना। तिलक के राष्ट्रवाद और स्वराज के 4 प्रमुख तत्व हैं। हालांकि क्वेश्चन था तिलक के उग्र राष्ट्रवाद के 4 तत्व क्या हैं।
ऐसा क्वेश्चन था कि उग्र राष्ट्रवाद के 4 तत्व स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और प्रतिरोध किसके किसके द्वारा बताया गया? तो ये ऑप्शन था तिलक के द्वारा। ठीक है, चलिए, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि पहले अच्छे से आप पीपीटी अगर देख लेंगे तो पीपीटी देखने के बाद क्वेश्चन बचेगा ही नहीं कि क्वेश्चन कोई बनता है ऐसा। ठीक है, आपको अपने आप ऑटोमेटिक चीजें याद होंगी, तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तिलक के राष्ट्रवाद और स्वराज के 4 प्रमुख तत्व हैं। पहला कौन सा है? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध। ठीक है, तिलक ने राष्ट्रवाद या स्वराज को प्राप्ति करने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा लिया है, जबकि गांधी का जो स्वराज है वो सक्रिय प्रतिरोध के माध्यम से आगे बढ़ता है। ठीक है, तिलक्स नेशनलिज्म एंड स्वराज हैव 4 मेन एलिमेंट्स: स्वदेशी, बायकॉट, नेशनल एजुकेशन एंड पैसिव रेजिस्टेंस। एक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो गांधी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा। अब एक एक करके हम चीजों को सीखेंगे। स्वदेशी क्या है, बहिष्कार क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा क्या है, निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है ना, क्योंकि ये राष्ट्रवाद के ऊपर जुड़ा हुआ विचार है तिलक का, तो इनको एक एक करके यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। स्वदेशी या स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी कार्यक्रम एक प्रकार का ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आर्थिक शस्त्र था। ठीक है, अब ये देखिए जो स्वदेशी कार्यक्रम तिलक के द्वारा चलाया गया, इसमें तिलक ने कहा कि हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद के द्वारा बनाई गई किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। ब्रिटिश उपनिवेशवाद से या ब्रिटिश से किसी भी वस्तु का या ब्रिटेन से किसी भी वस्तु का हम आयात नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने ही देश में, स्वदेश में वस्तुओं का निर्माण करेंगे, चरखा चलाएंगे और अपने ही प्रोडक्शन के माध्यम से ही अपनी वस्तुओं का निर्माण करेंगे। कांग्रेस उग्रपंथियों का स्वदेशी आंदोलन वास्तव में आयरलैंड के सिन फिन आंदोलन का ही एक प्रतिरूप था। स्वदेशी एक आर्थिक पक्ष ही नहीं था, अपितु एक राजनीतिक नारा था जिसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता के द्वारा सशक्त भारत बनाना। तो इसमें स्वदेशी आंदोलन में आपको आर्थिक पक्ष भी दिखाई पड़ेगा, परंतु आर्थिक पक्ष के साथ साथ आपको राजनीतिक पक्ष भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि स्वदेशी के द्वारा आत्मनिर्भरता को भी विकसित करना क्या था, इसका उद्देश्य था। क्योंकि तिलक चाहते थे कि भारत में ही वस्तुओं का निर्माण हो। मेक इन इंडिया कार्यक्रम उस टाइम पे ही चला दिया गया था। ठीक है, जो मोदी जी आज मेक इन इंडिया कार्यक्रम चला रहे हैं, तो तिलक ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम उसी टाइम पे ही चला दिया था। और तिलक ने कहा कि हम सभी वस्तुओं का निर्माण जो हम यूज करते हैं वो भारत में ही करेंगे और हम स्वयं करेंगे। हम अंग्रेजी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजी वस्तुओं का हम आगे चल के बहिष्कार करेंगे। इससे एक फायदा तो ये होगा कि हम किसी भी वस्तु का निर्माण अपने देश में करेंगे, तो इससे हमारा एक तो आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, दूसरा उपनिवेशवाद को हम चुनौती देंगे कि भाई हम आपका वस्तु नहीं लेंगे, आपकी सामान को हम नहीं खरीदेंगे, हम स्वयं बनाने में सक्षम हैं। The Swadeshi program was a kind of an economic weapon against the British colonialism. The Swadeshi movement of the Congress extremist was actually a replica of the Sinn Féin movement of Ireland. तो जैसे स्वदेशी आंदोलन था वैसे ही एक सिन फिन मूवमेंट चलाया गया था आयरलैंड में। तो रिप्लिका इस कह सकते हैं, इसका सिन फिन आंदोलन का जो रिप्लिका है वो स्वदेशी आंदोलन को हम देख सकते हैं। स्वदेशी was a not an economic aspect but also political slogan whose aim was to create a slogan India through the self reliance. चलिए, अब स्वदेशी के बाद दूसरा तत्व क्या था राष्ट्रवाद का? बहिष्कार। हम अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। इसमें तिलक ने कहा अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करो, बायकॉट करो। इसमें विदेशी माल का बहिष्कार किया गया, यानी जो विदेश से वस्तुएं आई थी भारत में उसका बायकॉट किया गया, जिससे देश के उद्योगों को संरक्षण मिल सके। अगर हम सारी चीजें चाइना से खरीदेंगे तो हमारे यहाँ की फैक्ट्रियां धीरे धीरे क्या होंगी? बंद हो जाएंगी। तो तिलक भी कहते हैं कि अगर हम ब्रिटेन से वस्तु खरीदेंगे तो हमारे यहाँ का जो छोटा छोटा उद्योग है वो सारे उद्योग क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, जिससे कि हमारे उद्योग क्या हों? संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। स्वदेशी व बहिष्कार तिलक द्वारा अपनाए गए दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन माने गए हैं राष्ट्रवाद को लेकर के। तिलक के शब्दों में
हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है, हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना क्या है, स्वराज है, और स्वदेशी तथा बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। ये तिलक का स्टेटमेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। In this, foreign goods were boycotted so that the country's industries could get the protection. Swadeshi and boycott were the two most important means adopted by the Tilak. In the words of Tilak, our nationalism is like a tree whose main trunk is a Swaraj and Swadeshi and the boycott are its branches. आगे चल के 8 जनवरी 1907 को केसरी में इन्होंने लिखा कि विदेशी वस्तु इस देश में नहीं आनी चाहिए, केवल वही वस्तुएं जो यहाँ उत्पन्न की जाती हैं खरीदी और इस्तेमाल करनी चाहिए हमें। ठीक है, तो तिलक कह रहे हैं कि हमें विदेशी वस्तुओं को इंपोर्ट नहीं करना है, हमें विदेशी वस्तुओं को नहीं खरीदना है। जब हम खरीदेंगे नहीं तो यहाँ पर विदेशी वस्तु का सामान बिकेगा भी नहीं, हमें उन्हीं वस्तुओं को खरीदना है जो हम स्वयं बनाते हैं। On 8 January 1907, he wrote in Kesari that foreign goods should not be brought into this country. Only those goods which are produced here should be bought and used. अब अगला है निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध देखते हैं क्या है। तिलक बहिष्कार को राजनीतिक शस्त्र निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में प्रतिपादित करते हैं। तिलक कह रहे हैं कि हम बहिष्कार के रूप में ही निष्क्रिय प्रतिरोध को एक शस्त्र के रूप में अपनाएंगे। तिलक की बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी माल का बहिष्कार नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ ब्रिटिश शासन का भी बहिष्कार करना था। तिलक ने कहा कि हम विदेशी वस्तुओं को स्वीकार नहीं करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, साथ के साथ ब्रिटिश शासन का भी हम बहिष्कार करेंगे। अर्थात शासन की नौकरियों का, यानी कि ब्रिटिश शासन में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं करेगा, कोई ब्रिटिश सरकार से कोई उपाधि नहीं लेगा, सार्वजनिक समारोह और अदालतों में कोई नहीं जाएगा, कार्यालयों, शिक्षा संस्थानों, इन सब का बहिष्कार करना होगा, और लगान और कर न देना, ये सब क्या है, ये सब ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करने के समान था। जब हम ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करेंगे तो ब्रिटिश शासन का सहयोग नहीं होगा और ब्रिटिश शासन अपने आप परेशान होकर यहाँ से चली जाएगी। पैसिव रेजिस्टेंस। Tilak advocated boycott as a political weapon of a passive resistance. Tilak's boycott did not only mean boycott of a foreign goods but also boycott of a British rule, that is a boycott of a government jobs, title, public function, courts, offices and educational institution and not a paying a rent and a taxes. तो यहाँ पर तिलक कह रहे हैं कि बायकॉट करने का मतलब है कि हम गवर्नमेंट का जॉब की बायकॉट करेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा कोई टाइटल हम नहीं लेंगे, कोई फंक्शन में नहीं जाएंगे गवर्नमेंट के, एंड कोर्ट्स, ऑफिस, एजुकेशनल, जितने भी गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब का हम बायकॉट करेंगे, यहाँ पे हम एजुकेशन नहीं लेंगे। इसे निष्क्रिय प्रतिरोध कहा गया। अरविंद घोष ने इस साधन को रक्षात्मक प्रतिरोध भी कहा है। गांधी का सत्याग्रह जो था वो सक्रिय प्रतिरोध कहलाता है। दिस वॉज कॉल्ड पैसिव रेजिस्टेंस। अरविंद घोष कॉल्ड इन दिस मेथड डिफेंसिव रेजिस्टेंस। गांधी सत्याग्रह इज कॉल्ड एक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर फॉरेन पॉलिसी की पीडीएफ शेयर की है ना, लगभग 2-3 महीना हो गया शेयर किए हुए, 2 महीना मोस्टली हो गया। तो आप लोग उसको पीडीएफ निकाल लीजिए। पीडीएफ निकाल कर अगर आप उसको अच्छे से रीड करते हैं तो आप उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। और कुछ क्वेश्चन फॉरेन पॉलिसी में करंट के आते हैं, 1-2 क्वेश्चन। अगर आप करंट से अपडेट रहेंगे, मैगजीन वगैरह टाइम टू टाइम पढ़ते रहेंगे, तो 1-2 क्वेश्चन आपके वहाँ से भी बन जाएंगे। टोटल 9-10 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपका कंप्लीट वहाँ से हो जाएगा। अब देखते हैं अगला जो चौथा एलिमेंट्स है राष्ट्रवाद का, राष्ट्रीय शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को राजनीतिक, मानसिक गुलामी तथा आत्महीनता की ओर धकेल रही थी। अब इन्होंने कहा हमें अंग्रेजी शिक्षा नहीं लेनी है, अंग्रेजी शिक्षा हमें गुलाम बना रही है, हमारी आत्महीनता को खत्म कर रही है, हमें मानसिक गुलामी की तरफ आगे बढ़ा रही है। अतः तिलक ने राष्ट्रवादी शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। तिलक के राष्ट्रवादी शिक्षा के 4 प्रमुख पक्ष थे। ठीक है, एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। पहला क्या था? शिक्षा को जनसाधारण के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए। अब यहाँ पे तिलक कह रहे हैं कि एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता लाई जा सकती है। जब लोग जागरूक हो जाएंगे, जब लोगों को यह पता चल जाएगा कि ब्रिटिश सरकार लोगों का शोषण कर रही है, तो लोगों के अंदर
जो है आत्मविश्वास, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना अपने आप पनप उठेगी। तो जरूरी है कि राष्ट्रवादी चीजों को, राष्ट्रवादी शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए। इंग्लिश एजुकेशन वाज अ pushing Indians toward political and mental slavery and inferiority complex. Therefore, Tilak emphasizes on a nationalist education. ध्यान रखना, तिलक ने नेशनलिस्ट एजुकेशन को प्रमोट किया है। तिलक्स नेशनल एजुकेशन हैड 4 मेन एस्पेक्ट्स। तिलक के जो नेशनल एजुकेशन है इसके कितने एस्पेक्ट्स, फोर एस्पेक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एजुकेशन शुड बी मेड एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक। अब यहाँ पर तिलक कह रहे हैं कि अगर एजुकेशन का एक्सेस जो है जनरल पब्लिक तक हो जाएगा, तो सामान्य लोगों तक अगर इसकी शिक्षा की पहुंच हो जाएगी, तो जनरल पब्लिक भी क्या हो जाएगा? एजुकेटेड हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, उसके अंदर भी जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नेशनलिज्म की भावना आ जाएगी, और वो क्या होगा? अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होगा। दूसरा इन्होंने कहा तिलक ने कि भारतीय शिक्षा जो है भारतीयों द्वारा भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तथा चरित्र निर्माण को सुदृढ़ करे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा युवकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वे जनता को राष्ट्रीय जागृत एवं आंदोलन के लिए प्रेरित और संगठित कर सके। ठीक है, तो ये जो है तिलक के शिक्षा का उद्देश्य है कि लोगों को कैसे राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमोट करना है, पार्टिसिपेट करना है, कैसे युवकों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगानी है। तो ये सब जो है तिलक कह रहे हैं शिक्षा के माध्यम से ही संभव होगा। एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड बाय इंडियंस कीपिंग इन अ माइंड इंडियन ऑब्जेक्टिव्स। अब इंडियन ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में ध्यान रखकर ही कोई भी सिस्टम या कोई भी एजुकेशन दी जानी चाहिए। एजुकेशन शुड बी स्ट्रेंथन अ डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर बिल्डिंग इन द ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो जो एजुकेशन है उसका उद्देश्य क्या है? कि लोगों की पर्सनालिटी, लोगों की कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट करना, इंडिविजुअल्स की कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट करना, इसका मेन मोटिव होना चाहिए। यूथ शुड बी ट्रेन्ड थ्रू एजुकेशन इन सच अ वे दैट दे कैन इंस्पायर एंड ऑर्गेनाइज द पीपल ऑफ अ नेशनल अवेकनिंग एंड मूवमेंट। अब आगे स्टेटमेंट है तिलक के शब्दों में, पढ़ना लिखना सीख लेना शिक्षा नहीं है। शिक्षा वही है जो हमें जीविकोपार्जन के योग्य बनाए, देश का सच्चा नागरिक बनाए और हमें पूर्वजों का ज्ञान तथा अनुभव दे। वही क्या है? शिक्षा है। किसने कहा है? तो तिलक ने ऐसा बोला है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिलक ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास के नाम पर एक समर्थ विद्यालय स्थापित भी इन्होंने किया है। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत रटना नहीं है चीजों को। इन द वर्ड्स ऑफ अ तिलक, learning to read and write is a not education. Education is that which enables us to earn living, makes us to true citizens of a country and gives us the knowledge and experience of our ancestors. During the Swadeshi movement, Tilak established Samarth Vidyalaya in the name of Shivaji's Guru Samarth Ramdas for national education in Maharashtra. तिलक के राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम की कुछ बातें हैं, इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है कि तिलक ने जो राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम बनाया उनमें क्या क्या बातें बताई कि औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रम का अंग बनना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि धार्मिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए, शिक्षा का माध्यम जो है वो मातृभाषा में हो, और शिक्षा जो है एक राष्ट्रभाषा एक लिपि का इन्होंने समर्थन किया। फिर इन्होंने कहा कि राजनीतिक शिक्षा भी लोगों को दी जानी चाहिए। Tilak's national education curriculum included the following points. Industrial and technical education should be made part of the curriculum. Second one is emphasizes on a religious education. Third है mother tongue should be the medium of education. चौथा है support to one national language and one script. फिफ्थ नंबर है पॉलिटिकल एजुकेशन भी लोगों को मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से पार्ट नंबर सेकेंड आपका कंप्लीट होता है। आगे हम पार्ट नंबर 3 देखेंगे, डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3 में भी। ठीक है, और पार्ट नंबर 3 में हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पार्ट नंबर 3 में जो अभी तिलक के और आइडियाज बच चुके हैं उन आइडियाज को देखेंगे और तिलक के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, और हम स्टार्ट करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न
पॉलिटिकल थॉट की MCQ सीरीज, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर प्लेटो से लगभग 150 क्वेश्चन करेंगे, देन अरस्तु से हम फिर 150 क्वेश्चन करेंगे, ऐसे करके मतलब 150 कहने का मतलब है ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, बट हमारा टारगेट रहेगा कि कम से कम हम 50 या 100 क्वेश्चन तक, 100 से कम हम ना करें, ठीक है। इतने क्वेश्चन हम मैक्सिमम करेंगे, 150-200 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हो पाएंगे टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे हमने पॉलिटिकल थ्योरी में चैप्टर वाइज क्वेश्चन किए हैं, वैसे ही हम थिंकर्स में भी चैप्टर वाइज करेंगे। देन जैसे इंडियन थिंकर इधर कंप्लीट होगा तो हम इंडियन थिंकर की MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे, उधर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर चलता रहेगा, साथ के साथ टेस्ट सीरीज, साथ के साथ चैप्टर्स, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखें। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और यहाँ पर फ्री कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए। चैनल को बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो शेयर करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को शेयर करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।